हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमने पिछले वीडियो में 18 तक के क्वेश्चन सैंपल पेपर के कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 19 है। वैसे बेटा इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 19 से लेकर के 36 तक के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन हम लोग सैंपल पेपर जब करेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब है बेटा, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब हमारी पार्टनरशिप में कोई डीड नहीं होती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ होगा तो जितना भी पार्टनरशिप एक्ट में बातें कही गई होंगी पार्टनरशिप से रिलेटेड, हमारी सारी की सारी वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। वो चाहे रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, जितनी भी बातें होती हैं वो हमारी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हमारा पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाता है, यानी पार्टनरशिप एक्ट के तहत सारी बातों को देखा जाता है। जिसमें आपको नॉलेज के लिए जल्दी से बता दूं, जिसमें हमारे पास ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई बात किया गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की चार्ज करने की कोई बात की गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी जिसमें हमारा इक्वल होता है अगर हमारा पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाता है। तो चलिए, तो यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब पहले ही मिल गया मुझे। ए, बी, सी और डी में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। If at the time of admission of new partner profit and loss account balance appears in the books of the firm, it will be transferred to। देखिए बहुत ही सिंपल, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, अगर एडमिशन के टाइम पर किसी नए पार्टनर को जब हम लोग एडमिशन कर रहे हैं उस टाइम पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा होगा बुक्स में, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस होता है जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा होता है, तो एडमिशन के टाइम पर हम उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसका सही जवाब है बेटा सी, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ओल्ड गुडविल अगर कोई होती है, वो सभी की सभी चीजें क्या होती हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो पहले के पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाती है बेटा। तो ये बात हमें मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ऑनर, एन एजेंट, अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट एंड मैनेजर। तो बेटा यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सी, अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। क्यों है ये सी, देखिए जरा इसको जरा समझ लेते हैं। देखो बेटा, जब भी हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, तो अगर मान लेते हैं यह जो हमारी पार्टनरशिप है वो 3 लोगों के बीच में है, ए, बी और सी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों पार्टनर्स जाएं और काम करें। जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों पार्टनर एक साथ जाकर के एग्रीमेंट कर रहे हो किसी बात का, या एक साथ कोई लायबिलिटी को लेकर के आ रहे हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं सी जाता है और कोई एक ऐसा एग्रीमेंट करके आ जाता है जिसकी वजह से फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी आ रही है। तो ये जो भी एक्शन ले रहा है बेटा, ये जो भी डिसीजन ले रहा है उसका इम्पैक्ट इन तीनों पर पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट ये तीनों पर पड़ने वाला है। तो इस केस में ये पर्सन जो होगा वो एजेंट हो जाएगा, और ये जो दोनों पार्टनर्स होंगे ये प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि अब ये लोगों को वो सब चीजें भुगतनी पड़ेंगी जो सी ने की होंगी, राइट। अब मान लेते हैं किसी एक सूरत में कभी ए ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, तो उस केस में ए एजेंट बन जाएगा और बी और सी प्रिंसिपल बन जाएंगे। इसलिए एक पार्टनरशिप फर्म में सभी के सभी पार्टनर्स एजेंट भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बेटा सी, अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason। अब देखो assertion में क्या बोल रहा है, minor partner is entitled to get his agreed share। तो यहां पर ये बोला गया कि बेटा जो माइनर पार्टनर है वो एंटाइटल्ड होता है एग्रीड शेयर्स को लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली गई है। तो मुझे assertion में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, assertion इज करेक्ट। रीजन में अगर देखें तो माइनर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो यहां पर बोला है कि माइनर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
इंस्पेक्ट कर सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। तो ये दोनों की दोनों बातें ठीक हैं। अब जरा यहाँ पर ना एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। अब देखिए यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है कि इसी तरह के पैटर्न पर आता है, जिसमें ए होता है जहाँ पर ए और आर दोनों करेक्ट हो और रीजन जो है वो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को। उसी तरह से ए और आर होते हैं जहां पर दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी के केस में होता है जब असर्शन करेक्ट हो लेकिन रीजन इनकरेक्ट हो, लेकिन डी में होता है जब दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो। अब इस केस में ये दोनों के दोनों करेक्ट तो हैं, ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें ए माना जाए या बी माना जाए, और ये कैसे पता चलेगा कि ये इसी का सही एक्सप्लेनेशन है। तो देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा बात है। यहाँ पर माइनर जो पार्टनर होता है उसका जो एंटाइटलमेंट है, मतलब वो किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, वो उसकी बात कर रहे हैं। एग्रीड शेयर, गेट हिज एग्रीड शेयर का मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं उसको राइट्स हैं कुछ ऐसे पार्टनर, चाहे वो माइनर ही है लेकिन माइनर पार्टनर के होते हुए उसके कुछ राइट्स हैं। उन राइट्स में एक राइट ये भी आ जाता है जो कि बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है वो अपनी अकाउंटिंग की। तो इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं माइनर के राइट से रिलेटेड हैं, तो आपस में रिलेटेड हुए, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखें बेटा। At the time of admission of a new partner, premium for goodwill will be distributed among the partner in their। अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा, ध्यान से समझना है आपको। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ गुडविल को देखते हैं और गुडविल के हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो याद रखना है, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल होगा तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। और कौन से पार्टनर्स में? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को। जितने जितने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन सभी पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बट जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। रोहन एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड losses equally with effect from 1st April they agreed to share profit in the ratio 4:3। तो यहाँ पर अब रोहन एंड मोहन जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, जो इक्वल से 4:3 हो जाएगा। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मोहन गेन्स और सेक्रीफाइस। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसका गेन कितना होगा मोहन का। तो मोहन का गेन हमें बताना है, या फिर सेक्रीफाइस हुआ तो वो बताना है कि कितना सेक्रीफाइस या गेन यहाँ पर मोहन को हो रहा है। तो ध्यान रखना है बेटा, मोहन की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए इसको निकालने का क्या तरीका होता है, चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनका जो पहले से ओल्ड रेशो था बेटा, ओल्ड रेशो था वो हमारा इक्वल है 1:1, राइट, वो 1:1 था। अब जो न्यू रेशो होने वाला है, न्यू रेशो क्या होने वाला है, न्यू रेशो होने वाला है 4:3। तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के किसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर हम मोहन की बात कर रहे थे, तो मोहन का पहले जो शेयर था वो 1/2 था, यानी ओल्ड शेयर ये वाला, ओल्ड शेयर इसका 1/2 था, माइनस में कर देंगे न्यू। तो मोहन कौन सा है बेटा इसमें? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मोहन सेकंड पार्टनर है बेटा। तो मोहन क्योंकि सेकंड पार्टनर है, इसका मतलब जो उसका शेयर है वो 3/7 है बेटा, 3/7। तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 14, 7 - 6 दैट इज 1/14। ये है मोहन का सेक्रीफाइस। क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था तो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस निकाल लिया कि मोहन 1/14 से सेक्रीफाइस करने वाला है बेटा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है उसमें ये 1/14 का सेक्रीफाइस ऑप्शन बी में गिवन है बेटा, तो इसका आंसर होगा बी। राइट, तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल एट twice the average of last 3 years profit if the profit of last 3 years were 8,000, 10,000 and 12,000। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सीधा सीधा गुडविल निकालनी है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और ईयर परचेज प्राइस दिया हुआ है एट ट्वाइस द एवरेज, तो यानी डबल यानी इंटू 2। तो बस अब आपको क्या करना होगा बेटा इसके लिए, अब इसकी गुडविल आप कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। आपको याद होगा यहाँ पर कि आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 3 साल का प्रॉफिट है 8000, 10000 एंड 12000। तो एवरेज प्रॉफिट इट 8000 प्लस 10000 प्लस 12000 अपॉन में जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट है 3 अपॉन में 3। तो ये जो निकल करके आ गया वो आ गया बेटा 10,000 रुपीज़ का मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी निकलेगी बेटा, तो ये होगा बेटा 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस, नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस एट ट्वाइस यानी 2। तो ये हो गया हमारे पास 20,000 रुपीज़ का गुडविल। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर सी में दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा सी, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एट असर्शन एंड रीजन। सेकंड है जो, तो असर्शन को पढ़ते हैं पहले। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड or the balance of profit and loss account appearing in the balance sheet of a firm at the time of admission of a partner should be transferred to old partners की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही बात अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी समझी थी कि जितना भी हमारा जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, या और भी कोई ऐसा फंड जो कि पार्टनर्स ने इकट्ठा कर रखा है, तो उसको एडमिशन के टाइम पर क्या करना पड़ता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। कैपिटल में कब करते हैं, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो फिर हमें करंट अकाउंट में करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करते हैं अब। अगर रीजन में देखूं तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड loss account appearing in the balance sheet of a firm at the time of admission of a partners are resultant of a part profit when the new partner was not admitted। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो जनरल रिजर्व है या रिजर्व फंड है या बैलेंस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो क्या है, वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का ही प्रॉफिट का पार्ट है जो उन्होंने पहले से अलग करके रखा हुआ है। और ये कब किया था अलग, जब ये नया पार्टनर नहीं आया था। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसी वजह से ही तो इनको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो ये दोनों बातें आपस में रिलेटेड है बेटा। तो दोनों बातें आपस में रिलेटेड हैं, और अगर ये दोनों बातें आपस में रिलेटेड हैं तो इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। किंग लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम फ्रेंड लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹30 lakhs payable 40% by a check and the balance by issue of full paid equity shares of ₹100 each at a premium of 100। ठीक है जी। तो यहां तक की कहानी समझ में आई आपको कि किंग लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है फ्रेंड लिमिटेड का 30 लाख रुपए में, जिसमें 40% की पेमेंट तो उसने चेक से कर दी, और बाकी का जो 60% था उसके बदले में उसने 100 रुपए का जो एक शेयर है उस पर 20 रुपीज प्रीमियम लगा करके उसको फुली पेड अप शेयर्स दे दिए हैं। The asset and liability consisted of the following। अब ये जो बिजनेस खरीदा है उसके एसेट्स और लाइबिलिटी का कुछ डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है। तो देखें, बिल्डिंग है 12 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, और लास्ट में क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की। तो ये सब हमारे एसेट और ये लाइबिलिटी होगी हमारे पास, जो हम लोग इस बिजनेस का लेकर के आए हैं अपने पास। हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स वर इशूड बाय किंग लिमिटेड टू। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा ये। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए होंगे फ्रेंड लिमिटेड को। तो देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो इस तरह की कंडीशन में, ज्यादातर यहां पर कब होता है, जब भी हमारा अदर देन कैश कंसीडरेशन का कोई एग्जांपल आएगा तो वहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ती है बेटा। तो अब कैसे करना पड़ता है इसको, तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, जब डिटेल में हम लोगों ने इसकी क्वेश्चंस किए थे। तो जितना भी हमारा परचेज कंसीडरेशन होता है, परचेज कॉन्सिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, तो इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू करने वाले हैं। तो यहां पे इस फॉर्मूला से निकलता है। नाउ व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन हियर। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा जितना पैसा अब बाकी बचा है देने के लिए जिससे मैंने एसेट को खरीदा। यानी इस केस में किंग लिमिटेड ने अभी फ्रेंड लिमिटेड को कितना पैसा देना है, कब, 40% की पेमेंट करने के बाद। देखो,
शेयर्स तो 60% के ही पेमेंट के करने ना, बाकी 40% तो हमने चेक से दे दी, तो उसको हम लोग अब कंसिडर नहीं करेंगे। तो 30 लाख का 40% तो पहले माइनस कर देंगे। तो 30 लाख का 40% होता कितना है पहले वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 30 लाख का 40% निकालना पड़ेगा बेटा। तो 30 लाख का 40% कितना होता है, ये होता है बेटा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस। तो 12 लाख रुपीस तो हमने चेक से पेमेंट कर दी। अब बाकी का बैलेंस कितना बच गया जो मुझे अभी और पे करना है, तो वो बच गया बेटा 30 लाख रुपीस में से 12 लाख रुपीस तो मैंने बाय चेक दे दिया। बाकी का जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट बच गया 18 लाख रुपीस। ये जो 18 लाख रुपीस मुझे अभी और देना है इसे हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा 18 लाख रुपीस अपॉन इशू प्राइस। क्या होता है इशू प्राइस का मतलब होता है जो भी हमारी फेस वैल्यू है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, जो भी हमारी फेस वैल्यू है प्लस जितना भी आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो वो दोनों का सम इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो यहां पर जो हमारा इशू प्राइस निकल करके आएगा बेटा वो आएगा 100 रुपीज का शेयर प्लस 20 रुपीज का प्रीमियम। तो यहाँ पर 120 से आपको इसको डिवाइड करना, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। तो 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे जो कि हमें इशू करने होंगे फ्रेंड लिमिटेड को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15,000 रुपीज़ का कोई ऑप्शन है या नहीं। जी हाँ, ऑप्शन डी। तो 27 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी 15,000। और ये आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से आपको निकालना है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ESOP स्टैंड्स फॉर, ESOP का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर बेटा अगर आपने एक बार भी अगर इसको सही से बुक में देखा होगा तो यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा आपको कि 28 का जो आंसर है वो बी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर। अब अगर मैंने कई स्टूडेंट्स से बात करी थी बेटा जो मेरे यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन बच्चों ने मुझे बताया कि गूगल जब हम लोग कर रहे हैं तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपनी बुक को रेफर करो, बुक में आपको मिल जाएगा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। और गूगल में भी अगर आप नीचे जाकर के देखोगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ही होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फर्म क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दे रही है कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, एक स्पेशल प्राइस पर वो खरीद सकते हैं पर्टिकुलर विद इन द डेट के अंदर। तो वहां पर जो स्कीम बोली गई उस स्कीम का नाम होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम लोग इन शॉर्ट ESOP कहते हैं बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द सर्कमस्टेंसेस व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नीडेड। यहां पर देखें क्या क्या होता है, मतलब क्या बोला कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब हमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा? व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड्स, जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपस में मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं चेंज करने का। जी हाँ, हो सकता है इसमें भी। व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिट, यस तब भी होता है। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटायर, जी हाँ तब भी। तो इन तीनों के तीनों केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो 29 का आंसर आप नोट कर लेंगे बेटा, डी होगा ऑल ऑफ दिस। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 4,000 इक्विटी शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज की है वो हमने 8% के सिक्योरिटी प्रीमियम पर अपने प्रोमोटर्स को इशू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें सर्विसेज दी थी। प्रोमोटर्स कौन होते हैं बेटा? जिन्होंने इस कंपनी का आइडिया दिया होता है, जिन्होंने इस कंपनी को इनिशियली स्टार्ट किया होता है, रजिस्टर्ड कराया होता है, उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं। क्योंकि कंपनी अब कुछ कर रही है तो इसलिए वो उनको अब उनका रिवार्ड देना चाहती है कि उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो उसके बदले में हम 4,000 शेयर्स अपने प्रमोटर्स को दे रहे हैं। तो अब इस केस में हमसे पूछा कि अगर हम ये प्रमोटर्स को दे रहे हैं शेयर्स तो हम कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा तो ये जो हम लोग दे रहे हैं इसको, ये एक्चुअल में इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस उन्होंने किए होंगे। जो भी हमारे प्रमोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंसेस बियर किया हुआ होता है उन्होंने, यानी कंपनी के
लीगल एंटिटी बनने से पहले के भी तो कुछ खर्चे हुए होंगे। जब उन्होंने कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए अप्लाई किया होगा तो उससे पहले बहुत सारे खर्चे किए होंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम किया होगा, प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी, रिपोर्ट्स तैयार करवाई होंगी, बहुत सारे काम और किए होंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए जो भी उन्होंने खर्चा किया था तो वो हमारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं, कि हमने उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे किए होंगे तो उनकी सर्विसेज और उनके एक्सपेंसेस को अब हम लोग यहाँ पर वापस उनको रिटर्न कर रहे हैं 4000 इक्विटी शेयर्स देकर के। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 4 ऑप्शन है बेटा, एक है शेयर कैपिटल अकाउंट, एक है कैश अकाउंट, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एक है गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट या फिर गुडविल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने पहले इनकॉर्पोरेशन किया है, उसको खर्चा किया है, उन्होंने कंपनी को स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहनत की है, तो उसका रिवॉर्ड आज उनको हम लोग को दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से ही हमारा गुडविल भी है, तो ये इसको हम लोग गुडविल भी बोल सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एसेशन रीजन का एक क्वेश्चन है, तो एसेशन देखते हैं पहले। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पर बोला है कि जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। ओके, यस, ये बिल्कुल सही बात है कि जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स पर वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। रीजन में क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं जब उनको डिविडेंड की पेमेंट होती है, तो नहीं मिलते बेटा, ये गलत बात है। यहाँ पर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते बल्कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, तो रीजन इसका गलत है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा सी, जिसमें ए इज करेक्ट। यस, असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए बेटा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन अ फर्म एनपी एंटरप्राइजेस एंड एनपी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admit Q as new partner for 1/6 share in the profit. Goodwill appear in the balance sheet rupees 40,000 at the time of admission of Q. What journal entry should be passed in the books of the firm after the admission of Q for goodwill? अब goodwill के लिए हमें कौन सी एंट्री पास करनी है? देखो बेटा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अब जब एडमिशन हो रहा है किसी नए पार्टनर का, तो उस टाइम पर ऑलरेडी हमारे पास एक 40,000 रुपीज़ की गुडविल बैलेंस शीट पे दिखा रही है। ये कौन सी गुडविल होगी बेटा? ये गुडविल है परचेज्ड गुडविल। जब भी हमारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखाई देती है तो वो हमेशा बेटा परचेज्ड गुडविल होती है। तो इसलिए उस परचेज्ड गुडविल को हम नॉर्मली क्या करते हैं, उस परचेज्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी इस केस में ये हमारा एक एसेट के रूप में जो दिखा रहा था अभी खत्म हो जाएगा अपने बुक्स में से, और क्योंकि एक एसेट कम हो रहा है तो इसलिए कहीं ना कहीं कैपिटल भी कम होगा, तो इसलिए हम लोग अपने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इस 40,000 रुपीज़ को पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे। जहाँ पर भी आपके इस 40,000 रुपीज़ को इन्होंने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, वही एंट्री होगी। तो पहली एंट्री अगर मैं देखूँ तो एन के कैपिटल अकाउंट को 25,000 और पी के कैपिटल अकाउंट को 15,000 टू गुडविल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 40,000 रुपीज़ का हमारे पास अमाउंट है, मैं एक रफ में करके दिखा रहा हूँ बेटा आपको। ये जो 40,000 रुपीज़ का अमाउंट है, अगर मैं इसको इनके रेशो में बांटूँ यानी 5:3 में बांटूँ तो किसको कितना मिलने वाला। तो पहले हम लोग n का निकाल के देख लेते हैं, तो n से ही पता चल जाएगा। 5/8 अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो किस तरह से निकल करके आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ को अगर मैं 5/8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो इसका अमाउंट आ जाएगा तो ये आ गया 525,000। तो 25,000 रुपीज़ का अमाउंट आना चाहिए पहले पार्टनर का। तो 25,000 रुपीज़ का अमाउंट पहले पार्टनर का आ रहा है और बाकी का बैलेंस 15,000 रुपये बचता है। तो ये एंट्री मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है बेटा। तो इसलिए इसका आंसर बिना झिझक के मैं ए दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी हमारी ओल्ड गुडविल होती है उसे हम लोग इनके ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो फर्स्ट इज द आंसर, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा ए होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द कंडीशंस इन एडिशन टू अदर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी इज। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग होना चाहिए, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए,
फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक होना चाहिए या फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? यहाँ पर कहने का मतलब है बेटा कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि हमें जरूर चेक करनी है, अदर भी कुछ कंडीशन हो सकती है उसके अलावा, कि हम लोग शेयर्स को अलॉट कर सके। तो शेयर्स के अलॉटमेंट के टाइम पर हमें कोई एक कंडीशन को चेक करना है। तो रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही हो जाता है। रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो अलॉटमेंट के बाद का स्टेप है। फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, ऐसा जरूरी नहीं है कि पब्लिक पूरा का पूरा सब्सक्राइब करे। और फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जी हाँ, ये एक मस्ट है। देखो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जब हम लोग एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं तो एप्लीकेशन पर जिस जिसके पूरे पूरे पैसे आए होते हैं हम उसी को ही अलॉट करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। कंपनी तभी एलोकेशन ऑफ शेयर्स करती है जब उसको एप्लीकेशन पर पूरी पेमेंट मिल जाती है। और हाँ, इसमें एक बात और भी है कि फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी 90% का भी अगर उसके पास एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो उसको इशू कर सकती है बेटा। लेकिन उन 90% एप्लीकेशंस वालों के जब एप्लीकेशन अमाउंट आएगा तो वो पूरा आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है, 34 नंबर पे चलते हैं। Which of the following is a temporary representative personal account of the shareholders? shareholders का कौन सा ऐसे अकाउंट है जो कि टेम्परेरी हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नेचर के आते हैं? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी के सभी बेटा टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है शेयर होल्डर्स के। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको नेचर्स पता होने चाहिए सारे अकाउंट्स के। आपकी प्रिपरेशन से पहले ध्यान रखना कि जितने भी आप अकाउंट्स यूज करते हो उन सबके नेचर आपको पता हो। तो ये जो नेचर होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिंकू एंड चिंकू आर पार्टनर्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 lakhs. The total interest on partners drawing is 1000. Minku's salary is 40,000 per year and Chinku's salary is 3,000 per month. तो यहाँ पर एक की 40,000 रुपये की सैलरी है और एक की 3,000 रुपये महीने की सैलरी है। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनका नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हम लोग इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सब देने दाने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है जो कि हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं आप, तो देखते हैं इसका थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं पहले, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें अपने एग्जाम्स में। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट पहले से आया हुआ है वो कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ का हमारे पास नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर। इसमें आपको एक 1000 रुपीज़ का ड्राइंग्स का भी अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, राइट, ये भी हमें मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सैलरी की तो एक पार्टनर की सैलरी तो है 40,000 जो कि मुझे उसको पे करनी पड़ेगी, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। माइनस एक और पार्टनर है जिसकी जो सैलरी है वो 3,000 रुपये महीने की है। तो 3,000 रुपये महीने वाली सैलरी कितनी हो गई, तो 3,000 इंटू 12 36,000। तो 36,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर और माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया बेटा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख प्लस 1 लाख इस 2 लाख 1,000, 2 लाख 1,000 माइनस 76,000 हो जाएगा। तो ये होगा 1,25,000। तो 1,25,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो मुझे अब बांटना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं आंसर कि यहाँ पर 1,25,000 कहाँ पर है। तो ये रहा बेटा 1,25,000 सी में दिया हुआ है हमारे पास। तो इसका आंसर होगा सी, 1,20,000। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर आपने जितना भी आपके पास इनिशियली प्रॉफिट आया था साल का उसमें अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया, सैलरी इसको माइनस कर दिया और जो बच गया वो अब आपको पार्टनर्स में बांटना है वैसे प्रॉफिट, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा था। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of certain number of shares is made to an applicant in response to his application। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि सही डिफाइन कर रही है इस बात को कि एक एप्लीकेंट के
अप्लाई करने के बाद हमने उसको कुछ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा, एप्रोप्रिएशन कर दिए। तो इसका आंसर इनमें से कोई एक होगा जिसमें लिखा है शेयर अलॉटमेंट, शेयर फॉरफीचर, शेयर ट्रेडिंग और शेयर परचेज। तो इसका आंसर है बेटा शेयर अलॉटमेंट। जब भी किसी पर्सन ने आपकी कंपनी में एप्लीकेशंस भेजी होंगी और आपने उसको एप्रोप्रिएशन दिया है सर्टेन नंबर, इसका मतलब आपने उसको कुछ शेयर्स अलॉट किए हैं। तो शेयर अलॉटमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 कर लिया। उसी के साथ साथ हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो चुका है पार्ट 1 का। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 के सेक्शन सी की तरफ। तो चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं यहाँ पर सीधा। अब यहाँ पर है जो क्वेश्चन नंबर 37 से 41 है, जिसमें हमें कई 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एक करके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात की गई है। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 है, लेकिन वो 37 और 38 नंबर क्वेश्चन इस पूरी सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। तो हमें सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन को समझना है, ये क्या कहना चाहता है। चलो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉस्मोस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक 2-wheeler parts. Because of the significant growth potential in this segment, the company has decided to expand, which will necessitate an extra expenditure of rupees 20 crores for this reason. The board of directors has agreed that 75% of the required fund would be raised through the issue of equity shares. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो कंपनी है, जो स्कूटर की कंपनी है, जो बैटरी वाले स्कूटर बनाती है, इसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोची है और उसके लिए उसको 20 करोड़ रुपया चाहिए। और वो 20 करोड़ रुपया जो आएगा उसमें से 75% ऑफ द अमाउंट हमें शेयर से लेकर के आना है। तो शेयर्स लेने हैं, तो इशू ऑफ शेयर विद द रिमेनिंग फंड्स कमिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, और बाकी का जो फंड होगा वो हम एक लॉन्ग टर्म का डेट लेंगे, एक लॉन्ग टर्म का लोन ले लेंगे, तो उससे हम कवर करेंगे, लेकिन 75% हमें शेयर से निकालना है। तो चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹100। ठीक है जी, तो हमारी इस कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू होगा वो ₹100 ईच का होगा बेटा। ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑन द कंपनी, these shares would be issued at a premium of 25%। और इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की जो मार्केट में नाम है, जो स्टैंड करती है ये कंपनी, उसके काम अच्छा है, लोग पहचानते हैं, इसलिए वो प्रीमियम भी चार्ज कर रही है 25% का। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट शेयर्स टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि भाई 25% का हम लोग प्रीमियम भी ले रहे हैं, यानी एक शेयर पर हमें 125 रुपये मिलने वाला है, तो हम उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग यहाँ पर अलॉट करेंगे, जिससे कि हमारा इसका 75% अमाउंट निकल करके आ जाए, राइट। द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड टू पब्लिक एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2,50,000 शेयर्स। अब प्रोस्पेक्टस तो हमने पब्लिक को इशू किया और उसके बाद जब रिस्पांस आया तो 2,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं बेटा हमारे पास, और जब डेफिनेट सी बात है उनको हमने यहाँ पर लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा होगा, यहाँ पर हमने उनको मना कर दिया बेटा, उनको शेयर्स नहीं दे पाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब हमें इस सिचुएशन में ये मान करके चलना है कि सारा का सारा पैसा जो इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन के टाइम पर ही देना था, शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरा पैसा देना था। ठीक है, तो ये तो होगी बेटा एक पूरी सिचुएशन जो हम लोगों ने समझी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन वुड बी। अब एप्लीकेशन पर हमारे पास कितना पैसा आएगा, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हमें इसमें से निकालना है कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा मिला होगा। तो चलिए सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा 37 के लिए। देखो आप सबसे पहले ये देखो कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो टोटल कितनी है हमारी इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट हमारी 20 करोड़ की है बेटा। तो 20 करोड़, बहुत सारे जीरो लग जाएंगे इसमें, तो बहुत सारे जीरो लगा करके हमारा 20 करोड़ रुपीज़ आ गया। ये जो 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होना है, इसमें से सिर्फ 75% का इन्वेस्टमेंट हमें इशू को शेयर्स कर करके करना है बेटा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मुझे शेयर से पैसा इकट्ठा करना है वो होगा बेटा कहीं 15 करोड़ रुपया। 15 करोड़ रुपीस मुझे इशू ऑफ शेयर से लेकर के आना है। बाकी का जो 5 करोड़ है वो मेरा लॉन्ग टर्म डेट से आ जाएगा, वो एक अलग अमाउंट होगा। अब पहला क्वेश्चन हमसे ये मांगा गया है कि कितना एप्लीकेशन पर हमारे पास पैसा आ जाएगा जब हम लोगों ने एप्लीकेशंस मांगी होंगी। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा बेटा कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी थी। तो देखें जरा, तो नंबर
ऑफ शेयर्स मैंने कितने मांगे थे, कितने इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस में बात करी थी, तो मुझे इकट्ठा कितना करना था, मुझे इकट्ठा करना था 15 करोड़ रुपीस। 15 करोड़ रुपीस को इकट्ठा करने के लिए मैंने जो इशू प्राइस रखा था वो कितना रखा था, 100 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ का प्रीमियम रखा था, राइट। इसी तरह से तो हम लोग अदर देन कंसिडरेशन वाले में भी निकालते थे बेटा। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स मैं यहाँ पर कितना इशू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख शेयर्स को आपको इशू करना पड़ेगा ताकि आपके पास विद प्रीमियम 15 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। 12 लाख शेयर्स हमें यहाँ पर इशू करने थे, लेकिन हमें क्वेश्चन ने एक बात और बोली है। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन था वो 2,50,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। तो इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर मुझे यहाँ पर 12 लाख शेयर्स प्लस 2,50,000 शेयर्स का पैसा आया था, यानी कुल मिलाकर के जो मेरे पास पैसा आया था वो 14,50,000 शेयर्स का आया था। और 14,50,000 शेयर्स पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, तो अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ था बेटा वो 14,50,000 शेयर्स पर 125 पूरा का पूरा हुआ था, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही सारे पैसे मांगे थे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। आपको ये प्रैक्टिस करना है बेटा, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करनी, अभी से प्रैक्टिस कर करके जाना बहुत सारे क्वेश्चंस की, ताकि कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगे। आपको पता होना चाहिए जल्दी से कैलकुलेशन कैसे होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट ये आ जाएगा बेटा, तो इसका अमाउंट आ गया 18,12,50,000 रुपीज़ हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हुए होंगे। तो देखते हैं ये हमारे आंसर में है या नहीं। तो 18,12,50,000 रुपीज़ इज देयर, जो कि हमारे डी पार्ट में गिवन है क्वेश्चन नंबर 37 के। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 37 का, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा वर्किंग कैसे किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। कॉस्मोस लिमिटेड ऑफर डैश इक्विटी शेयर्स फॉर इशू। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया कि कॉस्मोस लिमिटेड ने कितने शेयर्स को इशू किया होगा। तो उसने इशू किया था बेटा 12 लाख शेयर्स को। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 12 लाख इसका आंसर होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है इसका आंसर। तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा बी 12 लाख शेयर्स, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है जिससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं 39, 40 और 41। तो चलिए पहले इस सिचुएशन को समझ लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर है कनिका एंड शालिनी कंप्लीटेड देयर बीटेक फ्रॉम अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट एंड वर ऑफिस कॉलीग्स, बट दे वर नॉट हैप्पी विद देयर 9 to 5 जॉब and wanted to start their own business and be their own boss. So they decided to start a business in partnership. तो चलिए यहाँ पर ये दो पार्टनर्स मिल गए हैं जो कि ये बहुत बोर हो चुके हैं अपनी जॉब से और अभी आपस में मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2020 में दे स्टार्टेड देयर फूड बिजनेस इन पार्टनरशिप काशा फूड कोर्ट। तो काशा फूड कोर्ट के नाम से इन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया 1 अप्रैल को, इनिशियली कंट्रीब्यूटिंग 2,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कनिका ने 2,50,000 रुपये और शालिनी ने 1 लाख रुपये के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो ठीक है जी, यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब 1 जुलाई 2020 में शालिनी ने एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 50,000 रुपये उसने डाले। क्यों डाले? क्योंकि उसको कुछ स्टार्ट करनी थी डिलीवरी सर्विसेज की फूड की, ठीक है जी। तो 50,000 रुपये हमारे पास एडिशनल कैपिटल आया शालिनी की तरफ से 1 जुलाई को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडेड है हमारे पास इससे रिलेटेड। कनिका एंड शालिनी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर क्वार्टर। तो हर 3 महीने में उनको 2500 रुपये की सैलरी यहाँ पर देने की बात की गई है। फिर इसके बाद आगे क्या बोला गया है यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड चार्ज्ड ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। तो यहाँ पर जो इनका कैपिटल है उस पर हमें इनको 8% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना है और जो उनकी ड्राइंग्स होगी उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज भी करना है। ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर कनिका एंड शालिनी ड्यूरिंग द ईयर वर 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है जी, तो कनिका ने 6,000 रुपये और शालिनी ने 5,000 रुपये की विड्रॉ किया होगा पूरे साल के अंदर।
प्रॉफिट एज एट 31st March 2021 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 98,000। तो हमारे पास 98,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया हुआ है। बस इसी प्रॉफिट को ध्यान में रख करके हमें बाकी की सारी बातों को समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज ऑन कनिकास ड्राइंग्स विल बी। तो कनिका से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। ओहो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर तो पहला। तो देखिए बेटा, अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला तो अच्छे से मालूम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे यहाँ पर निकालना, और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ड्राइंग्स के बारे में कि कनिका ने 6,000 रुपीज़ निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना है वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होना है। तो बस इसी को बेस मान, इसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख करके हम जरा इस 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का इसका टोटल ड्राइंग है, जिस पर आपको 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन कितने महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि वो ड्राइंग एक्चुअली में कब हुई थी, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स ले लेते हैं बेटा, जब हमें पता ना हो पीरियड कितना है। तो जब हमें इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आना चाहिए 300 रुपये। तो 300 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है बेटा। यहाँ पर 39 नंबर में बी आंसर होगा इसका। 300 रुपीज़ मेरा बी में आ रहा है। 39 का आंसर बी समझ में आ गया हमें। 40 में देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन शालिनीज कैपिटल विल बी। अब शालिनी के कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो देखो बेटा, शालिनी का जो कैपिटल है वहाँ पर हमें दो बातों को समझाया गया था, हमें दो बार बताया गया था। पहला तो उसने स्टार्टिंग में जो बिजनेस को स्टार्ट किया था तो शालिनी ने 1 लाख रुपीज़ दिया था। उसके बाद 1 जुलाई को उसने 50,000 रुपये एडिशनल और डाला था। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ओपनिंग कैपिटल पर ही निकालना होता है। तो सबसे पहले तो जो उसने कैपिटल डाला था वो 1 लाख रुपीज़ का डाला था बेटा। उस 1 लाख रुपीज़ पर मुझे इसको 8% जैसे कि हमारे क्वेश्चन ने बोला है देना है, और यहाँ पर ये पूरे के पूरे साल का देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ये पूरे के पूरे साल का दे दूंगा बेटा यहाँ पर। प्लस इसके अलावा 50,000 रुपीज़ उसने 1 जुलाई को फिर से डाला था, जो कि फिर से 8% के लिए एंटाइटल्ड है। लेकिन कितने महीने के लिए बेटा। अब यहाँ से देखें अगर, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक में 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स का ही उसको इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो बस, तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया बेटा 8,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3,000। तो यानी कुल मिलाकर के 11,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे शालिनी को देना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में 11,000 है या नहीं है। तो जी हाँ, 11,000 हमारा बी ऑप्शन है। तो 40 का आंसर होगा बेटा बी 11,000, राइट। चलो 41 देखते हैं, प्रॉफिट लॉस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट। अब शालिनी के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे। तो चलो इसको भी जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास जो एक्चुअल में था वो तो था 98,000 रुपीज़ का। ये हमें पहले से क्वेश्चन ने बता रखा है। इस 98,000 रुपीज़ में आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिला होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था 300 रुपीज़ का, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको शालिनी से भी मिला होगा। तो शालिनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा जरा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शालिनी की जो ड्राइंग्स हुई थी वो 5,000 रुपीज़ की हुई थी बेटा। 5,000 रुपीज़ पर आपने 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना था फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमारे पास पीरियड नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट निकल करके आया बेटा वो आ गया 250 रुपीज़ का। तो 250 रुपीज़ मुझे और यहाँ पर मिल जाएंगे शालिनी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो टोटल जो मेरे पास अब पैसा आ गया वो ये सब मिला करके आ जाएगा। अब इसमें से मुझे देना क्या क्या, इसमें सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सैलरीज की बात करनी है। तो सैलरीज देखें कितनी कितनी है। तो यहाँ पर जो सैलरी देनी है वो 2,500 पर क्वार्टर देनी है दोनों को। तो यानी अगर मैं कनिका की सैलरी की बात करूं तो 10,000 रुपीज़ कनिका को और 10,000 रुपीज़ ही शालिनी को भी मेरी सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोनों से 10,000 रुपीज़ कट जाएगा। माइनस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी मैंने निकाला था बेटा एक पार्टनर का। तो यहाँ पर 11,000 रुपये वो मुझे पे करना पड़ेगा माइनस। और कनिका का कितना हो जाएगा बेटा, कनिका ने 2 लाख रुपये इंटरेस्ट 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और 2 लाख रुपए पर हमें उसको पूरे साल का कितना परसेंट देना है, 8% देना है।
तो वो हो जाएगा 20,000 रुपीज़ मुझे कनिका को भी देना है। तो देखो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि मैंने चार्ज कर करके अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। ये सैलरी है बेटा, ये दोनों क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि मुझे इनको देना है। तो ये जितना जितना अमाउंट देना है वो मेरा सारा माइनस हो गया और जो मैंने उनसे चार्ज करना है वो मेरा इसमें ऐड हो गया। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 47,550 रुपीज़। तो ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, 47,550 रुपीज़ आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर 47,550 रुपीज़ का मुझे क्या करना है बेटा, इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें ये बताओ कि शालिनी के कैपिटल अकाउंट में हम कितना करेंगे। तो शालिनी का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमें पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो शालिनी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें गिवन है 2/5 बेटा, 2/5। तो यहाँ पर इंटू 2/5 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट शालिनी को देना है, जो कि आ गया 19,020 रुपीज़। तो 19,020 रुपये मुझे अब शालिनी को प्रॉफिट के रूप में देना है। तो चलिए देखते हैं क्या उसमें हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है। तो ये है बेटा आंसर सी, 90,020 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर अब शालिनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 के सारे सेक्शंस A B C कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।